नमस्कार आप सभी को। ये आप लोग भी आंसर अपना मैच कर लीजिए, ऐप पर आप लोगों को उपलब्ध होता है। और पेपर में परिवर्तन ये किया गया है कि आप लोगों को भी पेपर सुबह दे दिया जाएगा दोनों। सुबह ये मान के चलिए कि 9:30 बजे का टाइम रखा गया है, तो उसी समय दोनों पेपर पब्लिश हो जाएंगे, क्योंकि डिस्कशन भी होना रहता है। तो दिन में आप लोग उसको कर लेंगे और शाम को उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे कई लोगों के कल फोन आए कि पेपर हमको नहीं मिलेगा, तो कैसे, तो बात सही थी। और अब आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का मैच हो गया सबका। चलिए हिंदी में स्कोर बताइए। हाँ वो समझ गए। 21 हिंदी का स्कोर। एक क्वेश्चन गलत हुआ। सिद्धनाथ सारे सही। हम्म, वेरी गुड। दिलीप आप बताइए। हाँ, विकास हिंदी में कम है। आयुष, धर्मेंद्र बता रहे हैं। 42 में हिंदी, अच्छा 42 सही है जीएस में, और 8 गलत है, 6 गलत है, 2 छोड़ दिए, तो 40 हो गया। वेरी गुड। इतना यूपी का है पढ़ डाले, इतना यूपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा पहले से पढ़ लिए, चलो ठीक है। पूर्व ज्ञान है जो किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन जब बहुत पूछेगा आयोग, जब आयोग बहुत पूछेगा तो 7 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। 18। और हिंदी में कितने? अभी सबके सामने नहीं, लेकिन कहीं कोने में जगह पाके 3-4 तमाशा अपने को मारना, जिनका भी स्कोर ऐसे 15 से नीचे आया है। ऐसा हिंदी में क्या था आज? सब सही लग रहे हैं। आप लोग अपने स्कोर शेयर करिए, ऑनलाइन वाले लोग। 12 स्कोर कोई मतलब तुक ही नहीं है। इतना खराब स्कोर तो होने का कोई चांस ही नहीं है। फिफ्थ के बच्चे को दे दिया जाए तब भी वो इससे अच्छा स्कोर करेगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं ना? 12 स्कोर कैसे हो जाएगा यूपी के पेपर में? हिंदी के पेपर में 12 स्कोर, और यूपी के पेपर में इतना अच्छा स्कोर। आज हिंदी का टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्धि। हिंदी के पेपर में 2 क्वेश्चन उसमें गलत थे। हम्म, उनको सही किया गया है। क्या हो रहा है यार? इसमें इतना हुआ कैसे है ये सारी चीजें? सिद्धनाथ हथौड़ी देखो कहाँ रखी है। इसको जैसे कोई और छूता है बस तुरंत दिक्कत हो जाती है। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुस्सा इससे शांत हो जाता है तो गुस्सा शांत करना ज्यादा जरूरी है। बोर्ड तो नया आ ही जाएगा। नहीं, बोर्ड फट से आ जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा। रख के नीचे पढ़ना पड़ेगा। स्कोर कितना है?
हाँ देखो, हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरे कि नहीं, मिला रहे हैं ये सब कुछ नहीं, तुरंत इन्होंने बता दिया। नीरज का इस बार रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आने वाला है, बिल्कुल मेहनत ऐसी कर रहे हैं ये ना। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब कभी कोई काम ना हो तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाना चाहिए। देखो हथौड़ी से डरा ये कि नहीं, इसमें भी संवेदनाएं हैं, ये भी थोड़ा सा भाव आप समझता है। देखो सही हो गया। और आजकल तो जमाना भी, कुछ दिन बाद ये बोर्ड आएंगे, बस मैं इससे कहूंगा, अगर मैं इसी फील्ड में पढ़ाता रहा तो मैं इससे कहूंगा हिंदी का पेपर ओपन करो, पेपर नंबर 12, भाई फट से ओपन कर देगा। हालांकि अभी भी है, लेकिन अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि इतना कर सके, लेकिन है। हाँ, और उसमें हिंदी में कितना है, हाँ बताओ। तो सबसे पहले हम जीएस के पेपर को डिस्कस करते हैं, जिसमें आज यूपी हमको डिस्कस करना था। और यूपी में इसमें एक टॉपिक दिया था क्या, भौतिक संरचना, उसके क्वेश्चन शायद नहीं है इसमें, भूलवश छूटे होंगे या कुछ कारण हुआ होगा, लेकिन उसकी चिंता न करिए, जब आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसमें आपके रिवीज हो जाएंगे और वो इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है आयुष, वो लाइट जला दीजिए। ठीक है, तो फटाफट देखते चलते हैं, हिंदी के पेपर में कुछ है नहीं, इसके आपका जो ये पेपर है यूपी का, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सामान्य पेपर है, ना कुछ इसमें समझना है ना समझाना है। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है, कौन कौन सी धातु है जो सोनभद्र में पाई जाती है। तो यूपी में सच पूछो तो कोई शुद्ध रूप में खनिज बहुत अच्छा पाया वाया नहीं जाता है, जिसका आप व्यापारिक इस्तेमाल बड़े स्तर पर कर सकें, वाणिज्यिक इस्तेमाल कर सकें, उसकी गुणवत्ता भी नहीं है। लेकिन एक हमारे यहाँ ललितपुर है, तो ललितपुर में आप पूछो जी, बताएं, बोलिए, बोल सकते हैं। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है ना, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया जाता है। बाकी एंडो, पाई, डोलो, ये जितने भी हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं बताइए। हाँ, बिहार झारखंड। तो एक तो फैक्ट इसके बारे में ये याद कर लीजिए, ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है, 4 स्टेट से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे यहाँ का एक, ये एकमात्र ही है ऐसा ना, ठीक है वो आगे बताएंगे आपको। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, फर्स्ट कौन सा है, ये लखीमपुर खीरी है, और सेकंड जो है वो आपका क्या है, सोनभद्र है। क्या लार्जेस्ट इन एरिया, ये पूछा जाता है सवाल, यहां पर तो आंसर भी हो जाएगा, बाकी ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट है, क्या ये सही है? सही है। और खनिज मुख्यतः प्रदेश के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में यहाँ इस जगह पहुंचेंगे, शेर के पैर के पास, ये यूपी का आपका मैप है, तो जब यहाँ पहुंचेंगे नीचे, तो यहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। बाकी उत्तर में कोई खनिज संसाधन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? अब माइनर तो सब कुछ मिलेगा। अब एक बार हमारा घर तो उत्तर में ही है, और एक बार वहां वो जो तेल वोल वाले होते हैं वो खुदाई करने आए थे हमारे खेत में, दुनिया भर का सब खुदाई उदाई कर डाले, है ना, कि यहाँ तेल निकलेगा तेल निकलेगा, तेल थोड़ी ना निकला, वहां कुछ नहीं निकला। और जो कहीं निकल आता तो हम भी एक ऊँट लेते, अल हबीबी करते अपना घूमते, यहाँ का पढ़ाने की जरूरत है, कुछ नहीं होगा, बस मिला है, पेपर में निकला होगा कि न्यूज पढ़ा था, बस वही तेल निकलेगा, उसके आगे नहीं निकलेगा उसमें। हाँ, कहीं भी यूपी में कहीं भी कारखाना का, मथुरा में तेल थोड़ी निकलता है, मथुरा में रिफाइनरी है, यूपी में कहीं तेल इतना नहीं निकलेगा।
कि आप बढ़िया ऊंट पे बैठ के अल हबीबी कर सको। लिखा जाता है हर बार। हाँ, तो जब वो निकलेगा तो उसमें 5 लीटर पेट्रोल हमको चाहिए। तो मैंने बताया था ना, बड़ा बृहद भंडार है, कुछ होगा होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो हम भी अपनी कार में डलवा लेंगे थोड़ा सा। कुल मिला के ये सब है, फिफ्थ में पढ़ते हो, ठीक है। कुल मिला के इसमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं। जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत लंबी लंबी मत छोड़िएगा कि अब आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एग्जाम में काफी फाड़ के फेंक देगा आपकी कि कहां से सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ होगा होगा नहीं। निकलता रहता है, लोग संभावनाएं व्यक्त करते रहते हैं कि हाँ चलो कुछ होता है, ऐसा कर लेते हैं। तो शोध के लिए पैसा आता है, करें क्या? तो कहीं बलियम खर्च कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, है ना। कहाँ से उसको हजम करेंगे? ये सब समस्याएं होती है। कोई उस डिपार्टमेंट का आपके परिवार में होगा तो बुरा मत मानिएगा, असलियत है ये। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बड़ा सरल प्रश्न है, बेतवा। बेतवा नदी पर और कौन कौन से है? और कौन सी है बताइए शमसुर। राजघाट है बेतवा पे, रानी लक्ष्मीबाई भी इसी पे है। माता टीला वाले को ही कहते हैं, इस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। और कुछ बेतवा पे? परीक्षा डैम है बेतवा पे, सही है। तो परीक्षा भी हो गया। हा? हाँ, मोरंग की खदान पाई जाएगी, लेकिन ये परियोजना नहीं है, मतलब ये इस क्षेत्र का नहीं है। बेतवा में तो और बहुत कुछ पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किस स्टेट की है? ललितपुर कब से प्रदेश बन गया? यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है ना। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, तो लाभ भी दोनों लेंगे, है ना। बिजली दोनों बांटेंगे, पानी दोनों बांटेंगे। अनुपात का कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तो कभी मेंस में ऐसा कुछ डिबेट होगा तो ठीक है, तो याद कर लेना। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद, ठीक है। कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा, नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहां पर है? सोनभद्रा, ठीक है। एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? क्या है आधारित? ये थर्मल है। टांडा कहां पड़ता है? अकबरपुर टांडा, अकबरपुर है? गैस आधारित नहीं है। कोयला वाला, अरे ये आंवला वाला गैस आधारित है, आंवला का गैस आधारित है। लेकिन गैस आधारित है वो, ये तीनों गैस आधारित है, ये तीनों गैस आधारित है, ठीक है। एनटीपीसी क्या करती? बिजली बनाती। कैसे बनाती? कैसे बनता है उसका कुछ बताएंगे आप हमको? जैसे जल विद्युत संयंत्र होते हैं, पानी गिरा के चला देते हैं टरबाइन, इसमें कैसे चलता है? कोयले से कैसे टरबाइन चलता है? हाँ, पहले कोयले से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होके उसमें गैस बनती है, तो फिर वो प्रेशर मारता है, और उस प्रेशर से ये जो टरबाइन है इसके ब्लेड्स को चलाया जाता है, तो ये घूमने लगता है, वह टरबाइन घूमता है, वो बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। फिर वो, ठीक है। अब तो खैर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 10 साल बाद हम सौर ऊर्जा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादातर हमारा जो खपत है वो सौर ऊर्जा से होने लगेगा। अभी भी 90-90% खपत हम कर ले रहे हैं। आप अपने छत पे प्लांट लगा लीजिए, अगर ठीक ठाक प्लांट लगा लिया तो जितनी आप खपत करते हैं वो उससे ज्यादा आप उत्पादन करेंगे, सरकार आपको पैसा देगी उल्टा। बिजली बिल आप जमा करेंगे 12,000 और आप बिजली बेचेंगे 14,000,
तो 2,000 रुपये आपको मिल रहा है। गुजरात ने ये बहुत व्यापक पैमाने पे किया है, बहुत बड़े पैमाने पे, तो लोग बिजली बेच रहे हैं। अब उसको बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है? इससे अच्छा बिजली कनेक्शन कटवा ना दे, यही आप सोच रहे थे ना। रात में बिजली 1 बजे कैसे चलाओगे? सौर ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये समस्या नहीं है, स्टोर करने की सबसे बड़ी समस्या है, स्टोरेज। बैटरी कितनी लगाओगे आप? बैटरी कितनी लगाओगे? और बनाया तो बहुत जा सकता है, खाली अलीगंज में प्लांट लगा दिया जाए तो मान के चलो 10-15 जिलों में बिजली दे दी जा सकती है। नहीं 10-15 जिलों में तो लखनऊ की पूर्ति तो अच्छे से हो ही सकती है, लेकिन कहाँ स्टोरेज करोगे? तो अनवरत बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूअस सप्लाई बनाए रखने के लिए ये समस्या है। तो आपने उत्पादन किया तो वहां उसको क्या गया, ग्रिड से जोड़ दिया गया, तो ग्रिड पे चला गया। और इसको हाँ हाँ लगाए। अच्छा एक चीज बताओ, सौर ऊर्जा को स्टोर कैसे किया जाता है? बैटरी तो हटा दो, बैटरी तो आप छोटे पैमाने पर करते हो, बड़े पैमाने पर कैसे किया जाता है? बड़े पैमाने पर जब सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो इस बिजली से पानी को गर्म कर लिया जाता है, समझ रहे हो? और फिर गर्म पानी रखा रहता है, फिर जब रात में वो करना होता है तो उसी से टरबाइन चला दी जाती है। ये स्टोरेज की सुविधा है, टेक्नोलॉजी ये है। दिन में आया तो पानी गर्म हुआ, फिर पानी गर्म स्टोर है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हमने स्थितिज ऊर्जा में बदल लिया, स्टोर्ड पानी गर्म, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी उससे, और फिर उससे विद्युत ऊर्जा। बड़ा अजीब सिस्टम है, इस पे काम हो रहा है। वैज्ञानिक देखो क्या क्या सोचा करते हैं। बाकी जो आप उस दिन बता रहे थे हमसे प्रदीप, वो बहुत दिन से चल रहा है, सफल नहीं होगा। हम बहुत पहले उस पर थोड़ा सा विचार कर चुके। पहले मैंने सोचा था थोड़े बाल वाल हम भी बड़े कर लें, तब दाढ़ी मुझ मेरे नहीं आई थी, लेकिन बाल तो बड़े कर सकते थे, और हम भी एक कमरे में बंद करके वैज्ञानिक बन जाए, तो ये विचार मेरे दिमाग में आया था। लेकिन वो अमली जामा पहनाना उसको बड़ा मुश्किल है ना। देखो उसकी इसका तरीका बताते हैं, एक इनके परिचित है उस पर काम कर रहे हैं। ये आपका मोटर है और ये आपका अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? अल्टरनेटर का काम होता है करंट बनाना, यानी कि इससे करंट निकलता है। ये करंट अफेयर देखो लिख दिया हमने। अब यूपीएससी और पीएससी के टीचर से करंट की बात करोगे तो अफेयर वैसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो करंट बनाना, और इसका का काम होता है, ये करंट निकालता है और ये करंट लेता है। तो ये क्या होता है, अगर इसको मोटर को करंट दोगे तो ये घूमेगा। अब इस पे काम किया जाए कि ये जो करंट बन रहा है इसको इसमें जोड़ दिया जाए, और यहां से जो करंट बने इससे ये चले, और ये जब घूमे तो इसकी बेल्ट इस पे चढ़ा दी जाए। तो इधर से करंट आएगा, इधर जाएगा, बस ये इसको चलाएगा और ये इसको चलाएगा, चलते रहे, चलने लगा। अब करना क्या है, ये चल रहा है तो इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी निकले, जैसे मान लो कि हमने एक उदाहरण के लिए 10 वाट बनाया और इसमें से 8 वाट खत्म हो गया, एम्पियर वाट कुछ भी नाप लो बस समझने के लिए, तो 2 जो बचा उसको हम खर्च करें अलग, इसी में एक बल्ब लगा दें। इस पर काम बहुत दिन से चल रहा है। अब इसी दोनों को उठा के कार में बांध दो और इसमें बेल्ट चढ़िए और एक कार के गियर बक्से पे चढ़ा दो बेल्ट, तो ये दोनों आपस में चल रहे हैं और कार भी धीरे धीरे लुढ़क रही, नहीं बहुत तेज चल रही, 40 की स्पीड से फ्री में तो चल रही है, चार्ज भी नहीं करना पड़ रहा है। करना क्या है, एक बार इसको तेजी से घुमाना है, इतनी तेज कि ये करंट बना दे। तो ये करंट बना देगी तो बस ये घूमने लगेगा, यही करंट इसको देने लगेगा, तो ये आपस में चला करेंगे, उसके बीच की जो ऊर्जा होगी हम यूज कर लेंगे। अब सब लोग रात में आज जब लेटेंगे ना, इसी पे काम किया जाए, बढ़िया। तो उसे कार कैसे चलाओगे? ट्रेन में तो एक पटरी डेवलप कर दोगे, तो उसका ट्रैक पार्टिकुलर बनाना पड़ेगा ना। तो कल से ट्रेन से आएंगे ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? एक क्वेश्चन छूट गया क्या? लेकिन ट्रेन उससे चलती नहीं है, अल्टरनेटर से। ट्रेन की बोगी जो आपकी है, जो कोच है, उस कोच का सप्लाई होता है ना उससे। दक्षिण का पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दक्षिण प्रदेश पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है?
ये क्या है, ये कुछ गड़बड़ है लैंग्वेज ना। क्षेत्रफल के दक्षिण का पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश ठीक है। कुल क्षेत्रफल का कितना है, याद है किसी को ये? 45,200 वर्ग किलोमीटर। कोई इसमें कुछ वो है नहीं। अच्छा, ये जो दक्षिण पठारी प्रदेश है, इसके जिले जरा बता दीजिए फटाफट, कौन कौन से आएंगे। बांदा आएगा कि नहीं आएगा? झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, महोबा आएगा, सोनभद्र आएगा, और प्रयागराज भी आएगा, हमीरपुर आएगा, जालौन आएगा, औरैया, औरैया तक बस ज्यादा ज्यादा, है ना। औरैया भी नहीं आएगा, औरैया भी नहीं आएगा। मतलब वहीं से बॉर्डर हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? यूएसएसआर उस समय हुआ करता था ना, इसमें कुछ है नहीं। इसको कोयला कहां से मिलता है, ये कोई बता दो। कहां से मिलता है, सिंगरैनी या सिंगरौली? यहां से मिलता है। सिंगरैनी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पहले था, अभी ये तेलंगाना में है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में है। पेपर में कम से कम 1 दर्जन बार पूछा गया है ये, और खूब कंफ्यूजन होता है, लोग गलत कर देते हैं इसको। ये सिंगरौली है, इससे इसकी आपूर्ति होती है, कोयला इसी से मिलता है। और सिंगरेनी ये आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? कहां पर? झांसी में, ठीक है। बस इतना ही इसमें जानना है। यहां पर, अच्छा, यूपी में जो विद्युत उत्पादन होता है उसका सबसे ज्यादा मात्रा किससे आती है? थर्मल से होती है। उसके बाद सेकंड पे यूरेनियम से। अब सौर ऊर्जा आ गया है क्या सेकंड पे? इसको नोट करिए। अभी तो नहीं अपडेट करेंगे इसको, हम लोग जब बिल्कुल पेपर देने चलेंगे उसके पहले का जो डेटा होगा, अब वो चाहे अभी का ही हो सकता है कि वो, जैसे जुलाई में पेपर अगर आपका है तो जून में, और अगर उसके बाद का डेटा कुछ मिलेगा, पहले का मिलेगा, जो भी, तो अपडेट करना है। इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम तैयार करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन यूपी, है ना, सेक्टर वाइज की किस क्षेत्र का किसमें कितना योगदान है, इसको तैयार करके जाना। हम नहीं कराएंगे तो याद दिला दीजिएगा, लास्ट में जब आप लोगों की ये टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी तो कम से कम 10 दिन करंट अफेयर हम लोग करेंगे। वो हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा आप लोगों को। 10 दिन बिल्कुल याद कराना, रटाना, एक भी गलत ना। उसी में हम सारे आंकड़े करेंगे, पूछे जाए या ना पूछे जाए, करने पड़ेंगे। उसी में ये जितने भी रिपोर्ट इंडेक्स कहीं से कुछ भी आया है, 5-6 क्वेश्चन लीड करना है आपको जीएस में, और 2-3 क्वेश्चन सबसे बेटर करना है आपको हिंदी में। हिंदी में 59 से कम स्कोर नहीं आना है, और 60 में 60 आ जाएगा तो अच्छी बात है। 59 आ सकता है, आ सकता है भाई, एक क्वेश्चन छोड़ दिए, 59 किए तो 59 आ जाएगा, सब सही होगा। कुछ भी हो सकता है। और आज से दिमाग में आप इस चीज को रोज सोचिए कि आपकी हिंदी में 59 से कम, 60 से कम नहीं सही करने हैं। 59 इसलिए बोल देता हूं कि खुद की नजर खुद को ना लगे। रोज यही सोचना शुरू करिए। और जीएस में 85 से कम नहीं करना है, यही सोचिए, रोज सोचिए, यही आ जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, है ना, जीएस में तो 75 से ऊपर हो ही ना पाई, हिंदी गड़बड़ाए जी तो 52-53 पर, लो फिर बॉर्डर पर फेल। ये सोचना बंद कर दीजिए। इसमें ज्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं ये सब बॉर्डर लाइन वाले हैं। बहुत गधैले कैंडिडेट हमारे पास कोई आते नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। पता नहीं कहे नहीं आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। ना भीड़ मुझे व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा पसंद है, ना मेरे पास भीड़ बहुत ज्यादा ऐसी होती है। मुझे एकांतवास ज्यादा पसंद है। तो आज से यही सोचना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है। आप अगर टारगेट 85 का रखेंगे तभी आपके 85 मैक्सिमम सही होंगे जीएस में, और हिंदी में 60 का रखेंगे तो सही हो। पहले से आप सोचे पड़े 52-53 उमा हो जाई, जीएस में इतने हो जाइए, बस फिर बॉर्डर लाइन पर आ गए। सारे लोग यही सोचते हो। अगर कोई इसमें से ऐसा नहीं सोचता है तो बहुत अच्छी बात है।
और बॉर्डर लाइन होने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि उसकी कमी क्या है। अरे गलत बात हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, सबके साथ यही दिक्कत है बॉर्डर लाइन वाले के साथ, तो ये ध्यान रखिए आप। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? यमुना। कहां पर है? हाँ, हरियाणा के यमुनानगर में है, सहारनपुर में नहीं है। एक बैराज बना हुआ है हथनी कुंड, ठीक है, बैराज बना हुआ है हरियाणा के यमुनानगर में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज कहां कहां? और मथुरा वृंदावन एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट और है, हाँ, आगरा। आगरा का पानी बहुत खराब है। आगरा का रियल वाटर अगर आपको पीने को मिल जाए, जो वहां का है लोकल, यहाँ से नीचे उतरेगा नहीं, इतना खारा है। मैं एक बार गया था वहां, एक हमारे दोस्त का दोस्त वहां रहता था, तो हम लोग रुके वहां। अब उसने पानी दिया पीने, तो वो लोग तो पीते हैं, तब आरओ आरओ का इतना चलन भी नहीं था। तो फिर वो दिक्कत, तो उसने कहा बस बैठिए। मैं गया, 2 मिनट बाद 5 लीटर का एक लेके आया, कहा यही पीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, डाइजेशन तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो गोकुल बैराज से एक तो मथुरा वृंदावन में और दूसरा आगरा में, यहाँ पे स्पेशली देखो बहुत सारी परियोजनाएं होती है जिनसे सिंचाई और वो सब कॉमन होती है। गोकुल बैराज को डेवलप किया गया स्पेशली पेयजल आपूर्ति के लिए, ये वाटर सप्लाई के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी कहाँ से लेता है? यमुना से। बहुत गंदी है यमुना, उनसे जल को फिर क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है, फिर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ना, शारदा नहर। कब बनी थी? 1920 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1928 में ये बनके तैयार हो गई थी। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको ये कवर करती है। रायबरेली को भी कवर करती है। अब सोचो, बांसबरेली से लेकर रायबरेली तक बहुत बड़ा एरिया हो गया। बांसबरेली झुमका गिरा रे है, और उस साइड में, और रायबरेली नेहरू परिवार वाला। इसमें रायबरेली से सांसद कौन है? हाँ, रायबरेली सांसद नहीं पता है? राहुल गांधी। सब महान है इस क्लास में। और वहां केरल से कौन है? रायबरेली से राहुल गांधी किन 2 सीटों से लड़े थे? एक वायनाड से और एक रायबरेली से। और अमेठी से कौन सांसद है? किशोरीलाल अमेठी से है। और रायबरेली से आप किसके पीओ को बना दे रहे हो? इसमें शायद जैसा कुछ नहीं है, जो जहां से होगा वही का सांसद होगा। ये सब थोड़ा सा अवेयर रहा करो, बहुत हॉट सीट है सब। हाँ हाँ। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू कहाँ से लड़ते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से। अरे वहीं पे है, इससे क्या मतलब? आप ये वहां पे गोमती नगर में बैठ के क्लास कर सकते हो, ये वाली ऑफलाइन। लखनऊ में तो है। ऐसे तो वही संसदीय क्षेत्र का कुछ मायने है ना। लखनऊ से सांसद कौन है इस समय? क्या है वो? आप इधर बैठे हो अरुण, आप इधर बैठे हुए हो, हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या है वो? रक्षा मंत्री, ठीक है। निम्नलिखित नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, है ना। हमारे यहाँ कुओं के द्वारा सिंचाई होती है? होती है। सबसे ज्यादा किससे होती है? नलकूप। नलकूप क्या होता है? ट्यूबवेल होता है। नलकूप को हम लोग यहाँ ट्यूबवेल ऐसे कहते हैं।
पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर का एक पद होता था। और ट्यूबवेल में कौन सा क्या होता है? बड़ा होता है। और क्या, मतलब किसान के बेटे होके और राजस्व परिवार में पूरे जिंदगी नौकरी, परिवार मतलब आपके फादर ही कर रहे हैं और आपको ट्यूबवेल और इसमें नहीं पता है। हाँ, बोरिंग बोलते हैं। हाँ, ट्यूबवेल बच्चों को नहाने के लिए लगाया गया था। बाहर मिलो तो बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, ये रिपीट है क्या? नहीं, क्या है? नलकूप ही तो है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसा कुआं जो ट्यूब ऐसे हो, इसमें होता क्या है, समर समर की मोटर से डाली जाती है, इसमें से बड़ी सी मोटर एक बड़ा सा बोरिंग करके उसमें डाल दी जाती है, तो ज्यादा पानी देता है, क्योंकि एक पर्सनल के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य था सामुदायिक निर्माण इसका। बाद में अब तो लोग पर्सनली भी बहुत बार बनवा लिए, जैसे शाही जी के यहाँ बना होगा, बना है ट्यूबवेल? नहर है तब कोई जरूरत नहीं है ना? तो एशिया की कौन सी नहर है? चौधरी चरण सिंह नहर। पहले क्या नाम था उसका? वही शुरू से यही नाम था? ये मुझे नहीं पता था। तो इससे भी बड़ी है ये वाली जो भी हमने पढ़ा है, शारदा वाली, जब एशिया की दूसरी सबसे बड़ी। पंप कैनाल है वो, उसमें चला के पानी पंप किया जाता है। अच्छा, पंप कैनाल, तो ये पूरी बात नहीं। हाँ, चलिए, तो ये भी बढ़िया फैक्ट हम लोगों को मिला। चलिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तो स्थित है, आगे बताओ। सोनभद्र में है। हाँ, तो पिपरी एक गांव पड़ता है, पिपरी किस नदी पर है? रिहंद नदी। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, जो जलाशय इसका है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील, उसका नाम क्या है? यही तो ना, यही गोविंद वल्लभ पंत। कृत्रिम झील सबसे बड़ी है, बनाई हुई, मैन मेड। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? कहां पर है? तो हमीरपुर और जालौन, हमीरपुर और जालौन, यहां पर इससे सिंचाई होती है। बेतवा नदी पर है। स्थित कहां पर है, किस जिले में? इसकी लोकेशन बताइए। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में है? तो ये हमीरपुर जालौन क्यों सिंचाई होगी? सिंचाई यहाँ पे होगी। इसको जरा सर्च करो, रानी लक्ष्मीबाई। दोनों बतिया बहुत रहे हो तुम लोग। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है। बचपन का नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? बताओ, प्रदीप बताओ। मनु। मणिकर्णिका नाम था। उनके घोड़े का नाम बताओ। ललितपुर में है ना? चलो इसको नोट करो, ये ललितपुर में। इस पर थोड़ा सा डाउट है। क्या नाम था घोड़े का? चेतक। राणा प्रताप का चेतक था। चेतक की पुतली फिरी नहीं, वो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उनके घोड़े का क्या था? बादल। हवा, हवा से, बादल से बात करने वाला बादल। तो ये ललितपुर में। अच्छा, तो दुई और का नाम था है? अच्छा, सारंगी, बादल और पवन, नोट कर लो भैया, हो सकता है। हाँ सही है, सारंगी, बादल और पवन। मैंने तो बादल ही कभी सुना था, सारंगी और पवन को सुना ही नहीं था। 3 घोड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के। आज स्मार्ट बहुत लग रहे हो अरुण। ऐसा नहीं है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला हमीरपुर। हाँ, इसमें तो हमीरपुर ही भी है, महोबा भी हो जाएगा, पता नहीं। ये देखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र में।
क्या बोलते हैं? रेणुकूट। यहीं पे रेणुकूट में जो रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ 3 भाग में इसको आप बांट सकते हो। एक तो थर्मल पावर स्टेशन है, वो रेणुकूट में स्थित है, जो रेणुकूट आप लिखे हो। दूसरा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, भारत में सबसे बड़ी क्षमता है इसकी, वैसे देखा जाए तो 4760 मेगावाट की, जो विंध्याचल वाला है। ठीक है। अच्छा, विंध्याचल किस जिले में पड़ता है, जो दर्शनीय स्थल मतलब माता जी का? मिर्जापुर में है। और एक है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट वही था। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन था। एनटीपीसी पावर प्लांट, भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती का हुआ है? बेतवा का भी नहीं हुआ है? कहां से निकली गोमती? कहां से निकली है? गोमत ताल से निकली है। और ये कहां से निकली है, बेतवा? यमुना की सहायक है ये, मध्य प्रदेश में भी बहती है, यमुना की सहायक है। और निकली कहां से? बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो बुंदेलखंड पठार पे बहती है? बेतवा ही। बुंदेलखंड पठार पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। बेतवा। यमुना में कहा मिलती है ये? हमीरपुर में। रायसेन से, रायसेन से निकलती है। तो ये 1 और 3 बेतवा भाई, बाकी रामगंगा और शारदा हिमालय से निकलती है। ठीक। रायसेन एमपी। सिंचाई के मुख्य साधन है, महत्व का घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर, तीसरे नंबर पर तालाब, 2 1 3 4। निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर? ये तो एक प्रकार से रिपीट ही हुआ है। ठीक है। कितनी लंबाई है? 12,368 मीटर, किलोमीटर। 12,368 किलोमीटर। 1920 में निर्माण कार्य शुरू, 1928 में संपन्न, अभी बात किए थे। चलो यहाँ एक लंबाई हम लोगों को पता चल गई इसी बहाने, बहुत लंबी है। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? वही क्वेश्चन घिसा पिटा है ना। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? 929 बहुत कम हो गया, 12,000 से सब ऊपर। कितना? अरे घूमती है नहर ना, शाखाओं को मिला के इतनी, जोड़ के इतनी, जो वितरिकाएं और बहुत सारी बनाई जाती है। क्षेत्रफल कहाँ बात हो रही है। हाँ, हम क्या पूछ रहे थे? जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की? हुँ? अगर सारी इनकी शाखाओं को मिला लोगे तो 12,368 हो जाएगा, रियल में 938। हाँ, 938 से क्या है, नहर खोदने लगे क्या? 938 शाखाएं बहुत सारी होती है, जैसे एक बड़ी नहर होती है, फिर उसमें छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, तो उनको मिला के ये वास्तव में 12,000 समथिंग। मुख्य नहर नहीं इतनी बड़ी है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। हाँ हाँ भाई,
तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। जो मूल है वो 938। चित्रकूट, मंदाकिनी, तो ए का 4। जौनपुर, जौनपुर में कौन सी नदी है? गोमती। लखनऊ में कौन सी नदी है? यहाँ नाला है, गोमती नदी कहाँ है? हाँ सूख गई है, देखो कितनी बढ़िया बात पकड़े। और मथुरा में यमुना, अयोध्या में सरयू। ठीक है, 4-2-1-3। अब उसको नदी बनाने के लिए सोचा है योगी बाबा ने कि गोमती को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और ये सब करेंगे, है ना। बिल्कुल नाले की तरह बहती है, बहुत छोटी नदी ऐसे थोड़ी होती है। बेकार हो गई नदी। निम्न कौन से उत्तर दिशा में नहीं बहती? गंडक तो गंगा में इधर से आके मिलती है, तो ये दक्षिण दिशा में बहती है। बाकी चंबल, केन, बेतवा सब इधर से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से कौन सी नदी है जो दो देशों में बहती है? गंडक नेपाल में भी बहती है और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी बहती है। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, बिहार में। बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है ना। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश बनाता है। आप बताइए। हम्म 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 हिमाचल प्रदेश भी बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, और हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। और वही देख रहे हैं कितना कंफ्यूजन है छोटे छोटे प्रश्नों पे। और बताओ, मैप भी बीच बीच में देखते रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हाल है भाई सिद्धनाथ? ये आपका नेपाल है। हिमाचल प्रदेश कहाँ सीमा बनाएगा? उत्तराखंड बनाएगा, उत्तर प्रदेश बनाएगा, बिहार बनाएगा, और ये देखो वेस्ट बंगाल बनाएगा और सिक्किम बनाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं बनाएगा। बहुत मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वैसे ये इंडिया का मैप जो हमने खोला है, ये हमें नहीं खोलना चाहिए था, ये चाइनीज मैप है। गायब कर दिया, छुपाओ इसको। हम इस मैप का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये ध्यान रखो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सबसे लंबी सीमा किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से ही मिलेगी। हाँ, इससे तो कम, ये ध्यान रखना। सबसे कम सिक्किम से मिल जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? बहती ही नहीं, उत्तर दिशा में नहीं बहती, ये तो हो गया क्वेश्चन। हम कहे उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है? हुँ? और सरयू नदी बन जाती है। शारदा। घाघरा का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया? घाघरा का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया। ठीक है, पहले सरयू नहीं था। सारा पीवाईक्यू थोड़ी ना इसमें होता है, हम क्वेश्चन अपडेट तो करेंगे ना। अब नाम बदल गया तो हम वो क्वेश्चन बदलेंगे नहीं, नया क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा ना। पीवाईक्यू में यही था, हमने उसको अपडेट किया या नया क्वेश्चन बनाया होगा, जो भी होगा। सरयू तो यहीं से अब हो जाएगी ना, बाराबंकी में
जो राम सनेही घाट है ना, उसके पास ही जाके ये मिलती है जब, तो वहीं से फिर ये सरयू में मिल जाती है। सरयू हमारे बहराइच से आती है उधर, और इधर से ये जाती है, ये इधर से आती है बहराइच और इसकी सीमा बनाते हुए बाराबंकी की, उधर वहां कटाव करती है सीतापुर में खूब भयंकर। फिर ये वही बाराबंकी में कौन सा रामसनेही घाट के पास एक कौन सा घाट वो पड़ता है, वहीं पे जाके ये मिलती है। फिर वहीं से सरयू बोली जाती थी ये। लेकिन अब क्या है, घाघरा का नाम भी सरयू कर दिया गया। ये कंफ्यूजन सब हटा दीजिए। अब घाघरा बोले तो सरयू, शुरू से जहां से सरयू थी तो मतलब घाघरा थी वो सरयू हो गया। घाघरा बोलेंगे तो सरयू ही है। बाकी ज्योग्राफिकल दृष्टि से जो बातें हम बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ये निकलती कहां से, जरा ये बताइए। घाघरा, घाघरा को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। करनाली, करनाली ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और सरयू नदी बन जाती है। तो ये घाघरा को करनाली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अब पूछा ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, यही पूछा जाएगा कि घाघरा को अब किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये योगी जी ने पूरा घोषणा की थी ना इसकी। किसमें? ये भविष्य के गर्त में समाहित एक क्वेश्चन है जिसको आप पूछ रहे हो, जो पेपर आने के बाद पता चलेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। मैक्सिमम की बात तो हम कर सकते हैं कि बहुत आएगा, बहुत आएगा तो 10-12 क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं तो हो सकता है 5-6 क्वेश्चन ही आए। और 5-6 आएंगे क्या, वो भी मैं सब बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पीतल का कारोबार कहाँ होता है, चूड़ी कहाँ बनाई जाती है, आंवला का उत्पादन कहाँ होता है, बल्ले कहाँ बनाए जाते हैं, और वो अरे रुको मेरी बात तो सुनो, पूरा यूपी पढ़ा देता। और रेशमी साड़ी के लिए कौन सा बनाया जाता है, कनक भवन कहाँ स्थित है, पेड़ा कहाँ का मशहूर है, ताजमहल कहाँ है। भाई यूपी खत्म, यहीं से ही पूछता है क्वेश्चन। बाकी जितना हम पढ़ा रहे हैं सब ऐसे फर्जी पढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कभी पूछ ले। हम्म 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 हम्म। फिलहाल मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत सही से कह रहा हूं, यूपी कभी पढ़ना मत। यूपी जितना हम करा देंगे उसके भरोसे रहना, फालतू इफर्ट मत लगाना। जब आपका सब तैयार हो जाएगा, लगेगा अब हमारे पास, अब हम क्या पढ़ डाले, बताओ क्या पढ़े हम, सब खत्म हो गया, तब यूपी पढ़ लेना, लेट के आराम से चिप्स खाते हुए, तब यूपी पढ़ना। यूपी पे फालतू समय मत बर्बाद करना। कुछ स्टूडेंट तो 3-4 महीने यूपी ही पढ़ा करते हैं, यूपी करंट, यूपी विशेष। और कुछ मास्टर भी हैं 3-3 महीना वो अपने चैनल पे यूपी ही पढ़ाए पड़े हैं। जब आता ही नहीं भैया तो क्या करोगे पढ़ा के। उत्तर प्रदेश का जैसे आएगा, कोई पीसीएस की तैयारी करा रहा है या आरओ की, भाई यूपी की क्लास ले रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है यहीं का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो आरओ हिंदी में मुहावरे पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर पढ़े हैं, अभी मैं दिखा दूंगा वीडियो, पब्लिकली नहीं बोल सकता, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अगर वो कोई अच्छा काम करते तो जरूर बोल देता। मुहावरे पढ़ा रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म का मतलब बहुत ज्यादा जिनके पास सब्सक्राइबर हो, उन्होंने आरओ का जब सिलेबस डिस्कस किया, वो भी वीडियो में दिखा दूंगा अगर डिलीट नहीं किए होंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी पर्यायवाची 5 क्वेश्चन पूछ ली जाती है, तो कभी विलोम के 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी मुहावरे पूछ लिए जाते हैं, कभी लोकोक्तियां पूछ ली जाती हैं, कभी कभी तो इसमें वो संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आरओ प्री में। अगर अभी उस प्लेटफॉर्म का नाम ले लू ना, तो आप लोग मतलब कटकटा के दांत बिल्कुल मतलब वो हो जाओगे। ऑफिस में बता दूंगा, अभी ऐसे नहीं बताऊंगा। भाई सबकी अपनी गरिमा है और हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि ये सब यूपी यूपी मत पढ़ो।
जब बिल्कुल सब तैयार हो जाएगा तब आप पढ़ना। ये जितने क्वेश्चन कर ले रहे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आएगा ही नहीं तो आए बाहर कहां से आएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है? कौन सा? रिहंद। ठीक है, कैसा बांध है ये? मैनमेड तो है ये। इसको बोलते हैं ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध, ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए, है ना। कंक्रीट ग्रेविटी डैम बोलते हैं इसको। पिपरी में स्थित है, पिपरी सोनभद्र में पड़ता है। आल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत के कौन से राज्य में फुलहर झील स्थित है? इस क्वेश्चन को अब हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये गलत क्वेश्चन था, इसमें पूछना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये पीवाईक्यू से चेंज किया गया होगा, तो वो जिसने भी चेंज किया हमारी टीम मेंबर ने, तो वो गड़बड़ है, इसके लिए मैं सॉरी। भारत में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश का कोई वो दिया ही नहीं है। यहाँ पर भी पीलीभीत हो जाएगा। हाँ, तो पीलीभीत कहाँ है? यूपी का एक जिला है। हाँ, नहीं 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 नहीं, फुलहर झील एक ही झील ही है। कैसी कैसी बातें आप करते हो, बिगड़ी बिगड़ी है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया? कौन सा बांध? राजघाट। बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं। गोमती नदी का उद्गम सब तो आप लोगों को पता है, फुलहर झील। बी। अच्छा, गोमती नदी का पौराणिक क्या महत्व है? इसमें सब सनातन धर्म बहुत तेजी से उत्थान कर रहा है, तो पौराणिक महत्व भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। क्या महत्व है? किसी ऋषि उसी से संबंधित है ये? किस ऋषि से? गोमती महर्षि वशिष्ठ की पुत्री है। ये जो गोमती है, ये महर्षि वशिष्ठ की पुत्री है। महर्षि वशिष्ठ कौन थे? अरे ऋषि तो थे ही, कुछ और बताओ इनके बारे में। कुलगुरु थे। इनकी ये बेटी है गोमती। एकादशी के दिन अगर इस नदी में स्नान किया जाए तो बड़ा पुण्य लाभ होता है, ठीक है। अब ये नहीं लिखा है कि लखनऊ वाले में नहाने से क्या होगा। उसमें तो टहलने चले जाओ रिवर फ्रंट पे तो इतनी बदबू आती है ना, बहुत सब यूट्रोफिकेशन बहुत हुआ है उसमें, बहुत बदबू आती है। वैसे अखिलेश यादव की सरकार में बहुत बढ़िया उसको बनवाया था रिवर फ्रंट, बढ़िया है ना। है? दो लोगों के समय बहुत काम हुआ है, एक मायावती जी के समय में और एक इनके समय में। हाँ, लखनऊ को बदला गया, मायावती जी ने तो पूरा बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट किस पे? ये सब वही घूम फिर के आ रहे हैं क्वेश्चन, क्या पढ़ा दिया जाए इसमें, सब वैसे ही होते हैं। बेतवा नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है? दोनों है। नहीं, भालकुंड है। दोनों नहीं होगा, एक केवल होगा। इसका प्राचीन नाम था वेत्रवती, बेतवा का। यमुना की सहायक है तो पता ही है ना। एक भालकुंड है और एक राहतगढ़ है, ये दोनों तो हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इसका आंसर उसमें गलत दिया है, इसका आंसर सही करा देना अभी मुझसे, बता देना, ये दोनों हो जाएंगे। है? दोनों हो जाएगा ये। वीना नदी क्या है? अरे तो ऐसे बोलो, बेतवा की सहायक। उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु प्रदेश कौन कौन सा है, किसी को याद है? मेंस कोई लिखा है उसको याद होगा। उस साल छोड़ दिया था। सबसे पहले भाबर और तराई क्षेत्र, फिर पश्चिमी मैदान, फिर आएंगे
पश्चिमी के बाद मध्य पश्चिमी मैदान, जैसे यहाँ शुरू करें भाबर तराई, फिर पश्चिमी, फिर मध्य पश्चिमी, फिर मध्य में आ जाइए, फिर उसके बाद में इधर चले जाइए बुंदेलखंड में, फिर पूरा ऊपर उत्तर पूर्व में चले जाइए, यहाँ पे उत्तर पूर्व, और फिर बाद में पूर्वी मैदान, और फिर एक विंध्य प्रदेश हो जाएगा। इस तरीके से ये 9 है सस्य जलवायु प्रदेश। मेंस जब कभी आप लिखेंगे तो इनके बारे में कभी कभी ऐसे डिस्क्रिप्शन पूरा पूछ लेता है कि क्या क्या है। एक सवाल और इस पे बन गया था, तो उसको हमने हटा दिया है अभी, क्योंकि वो रिपीट हो गया था सीधे। जब भारत का पूछेगा पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो ये क्या आप बताएंगे? 20। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9। तो भारत और ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है? ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन आप में सस्य जलवायु होगा, है? ये नहीं होगा, सस्य जलवायु होगा। तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, तो सस्य जलवायु होगा। ये चेंज किया गया है क्वेश्चन 2011 के, ऑनलाइन चेंज हो गया है। ऑनलाइन आप देखोगे तो सब चेंज मिलेगा। जो पीडीएफ मिला था उसमें दूसरा क्वेश्चन होगा, पीडीएफ भी हम चेंज कर देंगे, चिंता न करें। तो इसमें कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत हैं? सब लोग अपना अपना आंसर दो। 2011 जब पूछ रहा है तो आप क्यों अपना वो कर रहे हो? जैसे 2011 के अनुसार आपसे सेक्स रेशियो पूछे तो आप क्या बताओगे? क्या बताओ, कितना है भाई? 900? उत्तर प्रदेश का 912। तो बस वैसे ही ये भी पूछ रहा है, तो ये इतना हो जाएगा। अब अगर यही पूछ ले कि वर्तमान समय में कितना है लगभग, तो आप यहां पहुंचोगे। वो भी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके पास नहीं है, आप भारत का बता रहे हो। जो आप बता रहे हो 49, वो इंडिया का आंकड़ा है, वो यूपी का आंकड़ा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो आप उसको ठीक करो। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, पश्चिमी, वेस्टर्न रीजन। क्या यहाँ प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? कुछ कारण बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी में क्यों नहीं होता है? अरे पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थानी वो मरुस्थलीय प्रभाव है इधर। अब आप जो बता रहे हो वही मरुस्थलीय प्रभाव आया कैसे? सही बता रहे हो भौगोलिक तौर पे, ठीक है। और पूरब में तो ऐसा प्रभाव नहीं है, ठीक है। कौन कौन से जिले आएंगे इसमें? और नालिका अपर्दन वाले, आगरा, मथुरा, इटावा, और बस यही सब जिले आएंगे। कुछ कुछ क्षेत्र एटा वटा, अच्छा एटा इटावा का नाम साथ में लिया जाता है, और ये अगल बगल है ही नहीं है। एटा अलग है, इटावा अलग है, अलीगढ़ मंडल में। और इटावा कानपुर मंडल में है, दोनों अलग अलग है। और एटा इटावा। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा, ठीक है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है नीरज? हम्म 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 सही। इससे समस्या क्या होती है? कृषि वाले आप बताइए, अवनालिका अपर्दन से क्या समस्या होती है? मृदा अपर्दन हो जाएगा, कृषि पे भाई जो उर्वरता होगी वो बह के चली जाएगी। भाई खाद पानी डाल के आपने तैयार किया, वो चली गई। जो आप खाद पानी डालते हैं बहुत मोटी लेयर नहीं होती है, कितनी मीटर तक, कितने फीट तक होती है? 1.5-2 फीट रहती है। उसी की बार बार आप जुताई करते हैं, उसी में आप बिल्कुल कहेंगे, किसानों की मौत भी कहेंगे इसको, ठीक है।
क्या कर दिया जाए? काफी कुछ कंट्रोल होगा। वनीकरण से कैसे कंट्रोल होगा? एक तो जड़ों से वो रोकेगा, दूसरा बारिश को आकर्षित करेगा, जो डायरेक्ट जाती है उससे लाभ मिलेगा, वायु प्रदूषण कम होगा, पेड़ उसको रोकेंगे। आप लोग बहुत समझदार हो, सब तो आता है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है ना? ये कैसे पता चलता है? सबसे जल्दी पचती है, यहाँ भी अवधि सबसे न्यूनतम ही होती है। हाँ, जल्दी गलती भी है। और अरहर की दाल सबसे खतरनाक, 10 महीने 11 महीने में तैयार होती है। अरहर की दाल से ज्यादा खतरनाक शरीर के लिए कुछ है ही नहीं, बहुत एसिड होता है उसमें, लेकिन उससे ज्यादा कुछ खाया ही नहीं जाता है। अब पहुंचे वहां कालिका ढाबा पर, कालिका हवेली, है ना, 3-4 ऑर्डर मारे, उसमें एक दाल जरूर रहेगी, दाल बटर फ्राई, आ हा, है ना, फिर नान गार्लिक उसके साथ, है ना। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, अब किसान नहीं होगा तो वो भी सही कर ले। हाँ, इसलिए हमारा तर्क ज्यादा सही है, फालतू में वो मत करो। जल्दी पचती है, जल्दी तैयार होती है, जल्दी गलती भी है। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। भाबर यही है जहाँ पे ककरीली पथरीली है। नदियां यहाँ पर ऊपर ऊपर बहती हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं नदियां, ऊपर से दिखेंगी नहीं। नीचे रहेगी जब आप पाँव रखोगे, और यहाँ तो पानी छप छप हो रहा है, ऊपर से दिखेगी नहीं। और उत्तर प्रदेश का उत्तरी अर्थात भाबर क्षेत्र में कृषि कार्य असंभव है, यहाँ पर ज्यादातर झाड़ियां या वन पाए जाते हैं। सही है। हम्म, तो खेती माना जाएगा उसको। ये जहां पानी भरा रहेगा वहां बाजरा कहाँ होगा? यहाँ नीचे पानी भरा रहता है, ककरीली पथरीली मृदा है। आप शुष्क प्रदेश की बात कर रहे हो जहां पे बारिश कम होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरे अब कहीं पे यार मिट्टी लाके तुम डाल के एक गेंदक फूल उगा लो, फिर बताओ हो गया? असंभव नहीं है। हमारे यहाँ देखो मिर्चा लगा है, कभी कभी दोपहर में मैं टिफिन करता हूँ, मिर्चा तोड़वा लेता हूँ, बाहर लगा है, तोड़ के मत ले जाना, कैमरा भी लगा है, ठीक है। टमाटर भी लगा है यहीं बाहर, बैंगन भी लगा है। अब कह दो यहाँ बहुत व्यापक पैमाने में खेती होती है, तो ऐसा थोड़ी ना। मैं गया था सब लेने, तो हमने कहा एक एक पेड़ ये भी दे दो, लगाते हैं, देखते हैं। ज्यादा सोचोगे 78 मेरिट जाएगी, 74 स्कोर रहेगा। गधों की तरह पेपर करो, है? बताओ बताओ। बाद में जो फर्स्ट पहला स्ट्राइक होता है दिमाग में, जो करता है कि बी सही है, वो सही होता है। बहुत सोचोगे दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में यही तो होता है, असंभव कैसे है, तनिक तो होती ही होगी। अब उसकी भावनाएं नहीं समझ रहे, भावनाओं को समझो, सोचो, ये इसके बारे में। हम्म, हाँ हाँ, ऐसे ही दिमाग लगा दिया था। वही तो मना कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप पढ़ने थोड़ी ना आते हो, यहाँ पे पढ़ने पढ़ने का इतना कोई वही नहीं है। यहाँ पे तो बस यही पेपर कैसे पास करना है, ये करना है, यही प्रैक्टिस। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ये भी चेंज करना था ना, वो दूसरा है। ये तो यमुना है, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। संगम किसका किसका होता है प्रयागराज में? सरस्वती अब नहीं है, गंगा यमुना का ही संगम होता है। पौराणिक तौर पर हम सरस्वती को मानते हैं, वो हमारे भाव है, लेकिन अगर भौगोलिक तौर पर देखेंगे तो सरस्वती नहीं है, ठीक है। कभी थी, पहले थी सरस्वती, अभी नहीं।
अब वो तो वही सब पौराणिक कथाएं हैं ना, भौगोलिक तौर पर सरस्वती थोड़ी ना एग्जिस्ट करती। सरस्वती कूप है अकबर के किले में। तो वो माना जाता है वो, लेकिन उसको आप भूगोल से जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। भूगोल में ये नहीं, अभी सरस्वती पे वो चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? पक्का? रुहेलखंड और बुंदेलखंड को जरा डिफाइन करो। पूरा बरेली रुहेलखंड पे है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय है वहां पे, है ना। नोट करो, होमवर्क है। कल वाला होमवर्क क्या था? ज्योति बताएंगी, फिर हम पूछेंगे सबसे। किया नहीं? क्वेश्चन तो नोट किया था लाल पेन से। हाँ, तो वो दिखा देना हमको। रुहेलखंड और बुंदेलखंड को परिभाषित करे 25-25 शब्दों में, इसको लिख के लाना। कल क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, यानी कि सबसे छोटा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा? तो सोनभद्र 2 में दिया है, ये 2 तो कट ही जाएंगे। अब आए इस पे, सोनभद्र के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर भी सही है, फिर बहुत बाराबंकी पिक किया, ठीक है, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े महानगर कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महानगर कौन सा उत्तर प्रदेश का, जहां आप बैठे हो? लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, अयोध्या। अयोध्या 4 दिन से अभी लोग मतलब जाने लगे, वो सबसे बड़ा नगर हो गया। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, ये 5 है जिनकी जनसंख्या है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? अच्छा, ये इसमें था, मानसूनी भी है और उष्ण में, ये तो मैंने ऐसे ही पूछा था, मुझे याद नहीं था इसमें दोनों है। उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है नीरज? कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में? इतना कठिन सवाल नहीं है। कौन कौन से? अरे जाड़ा गर्मी बरसात 3 पाई जाती है ना। अभी रजाई तान के उसी अंदर दाल भात खा रहे थे, अभी कवर नहीं साफ है, वो वैसे रख दिया गया, अगले साल साफ होगा। और गर्मी आ गई है और फिर बारिश आने वाली। ये 3 ऋतु नहीं याद है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य अक्टूबर व नवंबर माह में शीत ऋतु का आगमन होता है। आगमन, शीत ऋतु के समय तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तर से पश्चिम कैसे जाएंगे जरा ये बताओ? पूरब से पश्चिम जा सकते। ग्रीष्म ऋतु में भी बढ़ेगा ही। हाँ, दक्षिण की चीजें हमेशा गर्म रहेंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो, और चाहे वो देश के संदर्भ में हो, और चाहे विश्व के संदर्भ में हो। अब कुछ परिस्थितियां विशेष हो तो अलग बात है, नहीं तो जैसे अब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ोगे तो गर्मी बढ़ेगी, ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तो गर्मी कम होगी। हाँ, अब फिर इधर जाओगे तो थोड़ा सा वो विशेष परिस्थितियां हैं, नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसे ये दोनों सही है। ठीक। उत्तर प्रदेश में की उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों में क्या है? है? ये नहीं होगा, चेंज हो गया ना, ये गंगा और यमुना नदी हो जाएगी उत्तरी पश्चिमी सीमा। हमने पश्चिमी हटा दिया है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो अब पोर्टल पे आप जाओगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है उसमें पूर्वी लिखा था, अब ये क्वेश्चन आ गया उसकी जगह पे, है ना। उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना नदी के द्वारा, पूर्वी के द्वारा, पूर्वी। देखो, दक्षिणी पठारी क्षेत्र की पूर्वी सीमा केन,
उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पठारी क्षेत्र की पूर्वी सीमा केन, ये नोट कर लो। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पठारी क्षेत्र की पूर्वी सीमा केन। अगर पूछ लेगा पश्चिमी सीमा, केवल पश्चिमी सीमा, तो आप लिखिए बेतवा और पाहुज। केवल पश्चिमी जब पूछेगा, बेतवा और पाहुज। दक्षिण पठारी क्षेत्र की पूर्वी सीमा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र की पूर्वी सीमा। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी यमुना हो गया, और दक्षिण पठार क्षेत्र की दक्षिणी सीमा किसके द्वारा होगा? बिंद के द्वारा। दक्षिणी पठारी क्षेत्र की दक्षिणी सीमा बिंद के द्वारा। ऐसे बना लेना चाहिए इस तरीके से, फिर इसी में आप कर लेते हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा, यहाँ सेंटर में यूपी लिख दो तो इसका नाम लिख लो, ऐसे सब करके बना लेना चाहिए। थोड़ा सा थीमेटिक रहता है ना, तो याद करने में। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऐसे आती है ना गंगा, ऐसे तो बहती है यूपी में, तो उत्तर, समझ में आ रहा है ना ज्योति? नॉर्थ साउथ ऐसे करोगे तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ऐसे हो जाएगा। बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक। बुंदेलखंड पठार भाग है दक्कन पठार का, दक्कन सही। श्वेता बताएं, बोल सकती हैं आप, बोलिए। कमेंट करके पूछ लीजिए। बुंदेलखंड पठार का भाग है दक्कन का पठार का, मतलब किसका भाग है? दक्कन पठार। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से प्रारंभ होती है नीरज, और नहीं, सही नहीं है। 20 जून के आसपास, 24 जून के आसपास मानसून आता है। हाँ हाँ 20, अब वो आता तो 24 को नहीं है, तो 20 से 30 के बीच में कुछ भी, लेकिन जून से हो जाती है, तो ये जून होगा। और सर्वाधिक वर्षा मथुरा में होती है, ये मिनिमम होती है यहाँ, मैक्सिमम गोरखपुर में होती है बाबा जी के यहाँ। ठीक है, हाँ तो मानसूनी तो है ही, मानसूनी तो है ही। मानसूनी जितनी यूपी में वर्षा होती है उसका कितने प्रतिशत इस समय होता है? 75 से 80% वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ वर्षा होती है, बाकी 20% पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून और इन सब के द्वारा होती है थोड़ी बहुत। पश्चिमी विक्षोभ से फरवरी में वर्षा होती नहीं है, जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, है ना। गेहूं के लिए वो लाभदायक होती है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं? डुंडवा। यहाँ पे एक घास पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको चलास कहते हैं। चलास, हाँ चलास लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ बुंदेलखंड के रीजन में होती है, वहां भी होती है, यहाँ भी पाई जाती है। वर्षा यहाँ पे क्या है? खादर मृदा में उर्वरा शक्ति नहीं पाई जाती, और बांगर मृदा अत्यधिक उर्वर होती है, फर्टाइल। दोनों गलत। ठीक है, खादर क्या है? क्या है नवीन जलूट? जहां हर वर्ष नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाएगी, वो बहुत उपजाऊ होगी, तो खाद वाद होती है उसमें, खादर। ठीक है, बाढ़ ना आए तो बहुत अच्छा है नदी का रहना, लेकिन बाढ़ आ जाती है, दिक्कत यह है। बांगर मृदा उर्वर नहीं होती है, क्यों?
क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी पहुंचता ही नहीं है ना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं? भाबर। लंबा क्षेत्र है भाबर, एक पूरा ऐसे शिवालिक के ऐसे किनारे किनारे मिलेगा। अच्छा ये शिवालिक है तो इससे लगा हुआ क्षेत्र है। सबसे पहले भाबर, फिर इसके बाद तराई, इसके बाद बांगर, फिर इसके बाद फिर यहाँ खादर आएगा। ये होता है, सही है, तो यही सही है। ये शिवालिक, शिवालिक के बाद ये क्रम से। लास्टवा प्रश्न, तराई क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। भाबर के उत्तर भाग में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। इसी की तैयारी अभी हम करा रहे थे, इसी क्वेश्चन की। और प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ के नाम से जाना जाता है। ये सही है? दूसरा सही, जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी हो जाती है उसको राढ़ कहते हैं, राढ़, राढ़। जलोढ़ जो पुरानी होती है राढ़ कहते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। राढ़ भी कहते हैं, क्या दिक्कत है? हा? पश्चिमी उत्तर रेहू जो जो कपड़ा धुलने के काम आते हैं, स्थानीय नाम है राढ़, राढ़ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक होती है रेहू मिट्टी, साल्टी होती है वो, तो उसको पहले धोबी लोग लाते थे बटोर के, ऐसे ऐसे फूल जाती थी वो, तो उसको लेके आते थे, फिर कपड़ा उसी में धुलते थे, है ना। सोडे की तरह हो जाती थी, साल्टी हो जाती थी थोड़ा, हाँ बहुत बहुत मुलायम होती थी, बहुत महीन दाने होते थे। अच्छा एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या होता है? मेंस की तैयारी करनी है, सबको करनी है पक्का, मेरी तरफ से बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। आज से यही सोचना, रोज बिल्कुल ऐसे माथे पे लिख के GS 85 और हिंदी 59-60, 60 लिखो उसको, 59 का हेड रखे, एक क्यों कम करें, नजर आपकी नहीं लगेगी। यही रोज रोज पक्का स्कोर होगा। मैंने कई बार इसका प्रयोग किया है कि जिस दिन जो काम सोच लो कि करना ही तो हो ही जाता है, और अगर आप पहले सोचोगे वही बात जो मैंने बताई तो नहीं होगा। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस मुहावरे का अर्थ समझा दो कोई हमको, तब तक हम इसको हिंदी पे चलते हैं। हम तो दूर हैं, अगल बगल लोग बैठे। ये मुहावरा गलत है। नहीं भाई, ये मुहावरे गलत है, तो इनको बदले दियो सब। जो ये कुत्ता लिखा रहता है ना, ये गलत है, ये होता है कूता। और ये कूता जिसपे धोबी कपड़ा साफ करता है, पट जो होता है, तो धोबी का कूता, न घर का न घाट का। धोबी जैसे कभी कभी उठा लाता है उसको घर, और कभी कभी ले आता है कि वहां नदी में रख दें, ताल में रख दें, तो ये कूता है। और ये लिख दिए, परिवर्तित होते होते किताब छापते छापते ये कुत्ता बन गया, रूप बिगड़ गया। ये मुहावरे गलत है, और पेपर वालों ने पूछ भी लिया इसको और नंबर भी दे दिया, लोग सेलेक्ट भी हो गए। ये होता है कूता। उन्होंने बहुत सही बात कही थी कि धोबी कभी कुत्ता नहीं पालता, वो गधा पालता है। गधा होता तो समझ में आता, तो ये होता है कूता। कूता यानी कि वो पाट जिसपे वो कपड़ा पटकता है, तो ये कूता होता है। कई मुहावरे में आपको बताऊंगा। जैसे एक मुहावरा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसका अर्थ सब लोग गलत जानते हैं, पेपर में भी गलत लिख के आते हैं, पास भी हो जाते हैं। क्या होता है इसका अर्थ? एक तो हिंदी में अर्थ बताना है ये भी एक कमी है, क्योंकि निबंध भी हिंदी में लिखना है,
और इसको भी हिंदी में ही करना है। बताओ, कोई बताओ। नहीं नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ ना। क्रिया प्रतिक्रिया ठीक है, चलो बताओ। आप लोग ये जानते हैं कि अगर कोई है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब आप लोग जानते हैं कि दोनों लोगों को सामंजस्य रख के चलना पड़ता है। यही तो है कि भाई जैसे आप दो लोग सहेली हो, तो ये सहेली पना तभी बरकरार रहेगा जब कभी चाउमीन तुम बना दो, कभी मैगी ये बना दे। यही तो समझते हो। नहीं, फिर पूर्व आप बताओ। सामंजस्य की बात ना मिले तो आप गलत समझ रहे हो, लेकिन इसका कुछ और अलग अर्थ है। गलती दोनों पक्ष की होती है, इसका अर्थ ये होता है गलती दोनों पक्ष की होती है। अगर आप ये समझ रहे हो तो यू आर राइट, तब आप सही समझ रहे हो। ऐसे मैं आपको लगभग 50 मुहावरे बता दूंगा जिसको गलत प्रचलन, ऐसे नंबर दिए जा रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं लोग, उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, आयोग गलत चेक कर रहा है। ये मुहावरा ये गलत है, कहीं कोई गलत छाप दिया, ठीक है ना। ये कूता कुत्ता ऐसे बन गया। आप फुसफुसा रहे हो दो लोग। हाँ हाँ, तो गलती दोनों पक्षों की होती है। हाँ, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? हाँ, इसका स्कोर आप लोग भी भाई मिला लीजिए स्कोर ऑनलाइन। और स्कोर इसका आपने किया? कम है, ठीक है। 18 कम है, बहुत कम है, कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत बढ़िया। अरुण, एक छोड़ दिया है ना, अरुण 12, 21, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बराबर ही है। नकल मारे हो दोनों लोग बगल बैठ के, ठीक। तो हाँ, तो तब नकल मारने में एक लोग पहले करते हैं तभी दूसरे लोग बाद में करते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं करोगे, चलो ठीक, ये ईमानदारी अच्छी लगी, है ना। हाँ। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? आर्द्र, तत्वाधान, आर्द्र सही है। इसको पहले बोलना आप सीखो, आर्द्र नहीं होता है, आर्द्र, आर्द्र, आ के बाद भी रा, दा के बाद भी रा, जब सही बोलोगे तो सही लिखोगे। तत्वाधान में आप लोग ऐसे लिख देते हो तत्वावधान, लेकिन यहां पे डबल ता होता है, तो ये भी सही है। आवहान, आह्वान, आह्वान, यहां पर हाथ एक कहाँ है, इसमें इसमें हाथ छोटा है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आह्वान, ठीक है। इसमें हाथ छोटा है और इसमें हाथ जो है वो बड़ा है। जो लटका हुआ अक्षर होता है ये वो हंस रहे कि एक ही है। जो लटका हुआ अक्षर होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर देखो लटका हुआ है, ये बड़ा होगा, और जिसपे लटका है वो छोटा है। बड़ा अजीब है, छोटे पे बड़ा लटका होता है, बहुत अजीब चीज है ये। जैसे आप लिखोगे विद्यालय, गड़बड़ा गया, विद्यालय। अब यहाँ पे दा जो है, दा के नीचे या लटका हुआ है, और दा है आधा और या है बड़ा, तो कंप्यूटर लिखता है विद्यालय को, इतना कहता है हम नहीं समझ पाएंगे, तो वो ऐसे लिखता है विद्यालय, ऐसे लिखता है। वो कहता है हलन तो लगवा लो, ये सब हम, ये कंप्यूटर ये अच्छा नहीं बना पाता, अब बनाने लगा है। अच्छा, ये मंगल फॉन्ट है ठीक है, तो वो ऐसे मंगल फॉन्ट ही ऑफिशियली ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे लिखता है, ठीक है। जिह्वा, जिह्वा, वाह यहाँ पे बड़ा है, हा छोटा है, दूसरी तरीके से ऐसे लिखेंगे, तब ये भी सही है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही तैयार करिए। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? महत्व की सही है, समुन्नय की सही है, मिष्टान लिखा हुआ है, होता क्या है, हा? मिस, ऐसे होगा,
ताही होगा लेकिन डबल ना होगा, एक आधा ना एक पूरा ना। ऐसे एक शब्द होता है जो मेंस में आपको काम आएगा, भवनिष्ठ। और यहाँ सही ये गलत होता है, और लोग पढ़ा पढ़ा के आप 100 वीडियो खोजो, उसमें 99 में आपको भवनिष्ठ मिलेगा, किताबों में भी भवनिष्ठ मिलेगा। और जो पेपर चेक करने वाला होगा, कॉपी चेक करने वाला है, उसमें आपको काट देगा नंबर, 5 नंबर काटेगा एक लेक्चर पे। ये होता है, हाँ डबल महत्व में डबलता होता है। भवनिष्ठ ये लिखना है हम लोगों को, आपका भवनिष्ठ हस्ताक्षर जब करते हैं। बहुत समस्याएं हैं, और दिक्कत ये है कि छात्र करे क्या, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। 99 100 में 99 किताबों 99 वीडियोस में आपको ये मिलेगा भवनिष्ठ। एक ना यहाँ पर और होगा आधा, ठीक है। इंदिरा सही है, अगर इंदिरा को ऐसे लिख दिया जाए तो ये गलत है, ये इंदिरा गलत होता है, इंदिरा होता है, इंदिरा। इंदिरा किसकी वर्तनी अशुद्ध है, अध्ययन की सही है, ईर्ष्या की सही है, उम्मीदवार की भी सही है, व्यंग्य, और हम लोग कहते हैं व्यंग्यबाण व्यंग्यबाण, तो हम लोग बोलते गलत है। आज से बोलना है व्यंग्य, क्या बोलना है, ज्योति, है ना। इनका नाम हमने पूछा क्या है, तो ज्योति, अपने नाम गलत ले रहे हो, ज्योति, है ना। तो व्यंग्य, व्यंग्य यही बोलना सीखिए। यही शाम को जब मतलब दिन में कौन कौन से अटपटे शब्द पढ़े हैं, शाम को रिवाइज करिए उसको। व्यंग्य जब बोलना सही सीख जाएंगे तो हमेशा सही लिखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुभेच्छुक सही है, शुद्ध पूछ रहा है, हाँ शुद्ध पूछ रहा है, ये गलत है, शुभेच्छुक गलत है। इसका होता है शुभेच्छु, इसमें का लगाने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन की सही है। और जो कृत्य कृत्य लिखा है तो ये होता है कृत कृत्य, और ये षष्ठम नहीं, षष्ठ। सिद्धार्थ विद्या मंदिर की कक्षाएं गलत लिखी जाती हैं, षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम, षष्ठ होता है, नहीं षष्टम बोलते थे। षष्ठ नहीं लिखते, षष्टम सप्तम, हाँ अष्टम लिखते हैं। हाँ संस्कृत में होता है, लेकिन उसमें भी तो गलत हो जाए ना, सब कुछ तो संस्कृत ही है। उर्दू की भी जो मदर टंग है संस्कृत ही है। जब उर्दू और हिंदी का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है, और आप शब्द हिंदी का ही शब्द है, आप लोगों को मैंने कहा आप शब्द खोज के लाओ, तो आप लोग कम से कम उस बहाने खोजे तो कुछ, थोड़ी सी तड़पन तो हुई। वो हिंदी का ही शब्द है, उर्दू और हिंदी का मिला जुला शब्द है वो, उर्दू में भी हाँ एक ही थे पहले। हाँ भाई, हमारे जैसे तुम्हारे से आप जैसे लोग ही तो उसमें डालते हैं नेट पे चीजें, तो ऐसे तो हिंदी उर्दू दोनों एक ही थे पहले, बाद में हम लोगों ने विभाजित किया उसको, ठीक है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, मुकुंद, है शुद्ध बताना है, इसके क्या होता है, हमने क्या बोला था अभी, मुकुंद, तो ये सही होगा, ये गलत है। लौकिक, लौकी में जहां ज्यादा लगी हो, खूब लौकी का खेत हरा भरा, लौकिक। लौकिक मतलब लोक से संबंध, लोक धन एक, लौकिक लोक से जो संबंधित है। इसका लौकिक का विलोम क्या होगा, अलौकिक, है ना। पूजनीय, पूजनीय, और महिलाओं के लिए पूजनीया, ठीक है। और निश्चल ये सही है, ठीक है। बाकी ये सब गलत है, सही क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, उन्नतशील, क्या गलत है इसमें, इसमें गलत क्या है पहले बताओ, उन्नति, उन्नतिशील, जा माता, है ना।
आप जामाता बन चुके हैं? प्रोसेस ठीक। अतिशयोक्ति, इसमें क्या गलत है? सयोक्ति, अतिशयोक्ति। लोग बोलते क्या है? अतिशयोक्ति, बस गलत लिख देते हैं। होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशय उक्ति से बना है, अतिशय उक्ति। ठीक है। नृत्यांगना, ये सही, डी आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है उच्चरित सही करना, उच्चारण सही होना चाहिए। अगर सही आप उच्चरित करेंगे, उच्चारण सही होगा, तो आपके ये प्रश्न सही होंगे। स्वस्थ, शुद्ध वर्तनी बताना है। क्या होता है? स्वास्थ्य, वाहनी, वाहिनी, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध या वयोवृद्ध, विरहणी, ये सही है। इसको गलत पूछते हैं तो हा पे जो छोटी की मात्रा लगी हुई है उसको हटा देते हैं, कह देते हैं विरहणी, और हम लोग विरहणी बोलते हैं, वह गलत हो जाता है। विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी मतलब जो विरह में, विरह से व्याकुल हो बिल्कुल, है ना। अब अगर ये उनको मिल जाएगा जायसी को, तब तो बता देंगे इतना व्याकुल हो गई कि सांस लेती है तो ऐसे सांस खींची तब आगे चली आई, और सांस छोड़ी वो फट से पीछे चली गई। मतलब इतनी विरह से व्याकुल, दुबली हो गई, खाती पीती नहीं है, तो पतंगा हो गई है, पतली पतली, है ना। है कोई ऐसा आपके लिए व्याकुल? आपके जीवन में कोई ऐसा व्याकुल है आपके लिए? तब नहीं किया आपने फिर जायसी की नजर में। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? अंत्याक्षरी सही है। आजीवका, आजीविका, फिटकिरी सही है। कुमुदनी सही है। हम लोग बोलते हैं फिटकरी, फिटकिरी होता है। तो आजीविका, आजीविका में विका हो जाएगा, ये अशुद्ध है। बी वाला अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा था, है ना। अंत्याक्षरी सही है ना। कुमुदनी का मतलब नहीं होता है फूल, होता है पुष्प। जैसे कमल होता है ऐसे कुमुदनी भी होता है। पर्यायवाची नहीं है कमल, वो अलग है, वो अलग है। कुमुदनी फूल नहीं देखे हो? देखे हो? काले कलर का होता है, सफेद कलर का, बहुत सारी जैसे पंखुड़ियां, तालाब में लगा होता है कुमुदनी। और उसका फिर पीछे वाला ऐसे माला बनाते थे हम लोग, ऐसे ऐसे तोड़ के, ऐसे खींच दो, फिर इतना, फिर इतना तोड़, ऐसे खींच दो, फिर लाके जोड़ दो। अब लोकल में क्या बोलते हैं हाँ नहीं हमारे यहाँ वो बोलते थे उसको। अरे हमारे यहाँ एक है केवल गट्टा, तो कमल का गट्टा, अगड़म बगड़म से कमल का गट्टा होता है केवल गट्टा, बहुत महंगा बिकता है। हमारे यहाँ बोलते थे कुमुदनी को, देखो अभी याद आएगा तो बताएं, बोलते थे क्या बोलते हैं, अब हमको नहीं याद आ रहा है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? मैथिली, क्या है? मैथिली तो सही है। विपन्नावस्था, ये भी सही है। ये डबल ना है, त्रा मत समझना। आगामी का आगामी, ये तो बड़ा सरल प्रश्न था। आगामी, और ये गौरव तो सही है ही है, तो ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से नहीं सही है? घुटना सही है। परिषद ये वाला सही है, ये वाला गलत है। व्यापारी सही है। हाँ, सही वही होता है। शुद्ध रूप तो यही है। लेकिन पेपर में भी ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे, पेपर बनाते समय ध्यान ही नहीं रखा गया और खाली सा को चेंज किया गया और दा में हलंत लगाना भूल गए। महोदय में भी ये होता है। महोदय, महोदया में नहीं होगा, महोदया में नहीं होगा हलंत,
जब मात्रा चढ़ जाएगी तो हलंत कहाँ रहेगा, आ की मात्रा हो जाएगी ना उसकी, महोदय ऐसे होता है ना। ठीक, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? घुटना, भागीरथी, व्यापारी, कुटुंब। भागीरथ दिया है, भगीरथ होता है। हाँ, और ये भागीरथी लिखा जाता है। भगीरथ जो ऋषि हो जाएंगे जिन्होंने तपस्या की थी। बाकी घुटना, व्यापारी, कुटुंब सही है। भागीरथी होगा या भगीरथ होगा, भागीरथ शब्द नहीं होगा। ये दोनों सही है, ये ऋषि है और ये नदी है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? गत्यवरोध, गत्यवरोध सही है। प्रदर्शनी, प्रदर्शन ऐसे होगा ना। द्वारका, वापस, द्वारिका लिख देते हैं लोग, तो द्वारका सही होता है। द्वारका, द्वारिका नहीं, द्वारका। हाँ, हाँ। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? इसकी क्या होती है? ये होता है अनधिकार चेष्टा, अत्यधिक धन या कुछ भी, अधीन, आधीन नहीं होता है। जैसे अधीनस्थ, अधीनस्थ है ना, प्रवर अधीनस्थ और अवर अधीनस्थ। पीसीएस की वैकेंसी कौन सी है? इधर हम देखते तो तुमको बताने लगते हो यार, आत्मा इधर है आपकी क्या। जो प्रवर होती है वो पीसीएस की होती है, और जो अवर वो लोअर की आती थी, तो उसको निकाल के इधर कर देगा, तो वहां से आती है तो उसमें सिलेक्शन होता है। यहां रखो, यहाँ पे भी। ठीक है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अच्छे बच्चों को, अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा माननी चाहिए माता पिता को अच्छे बच्चों की। दो चीजें इसमें देखनी होती हैं, एक तो वाक्य और दूसरा वर्तनी। वर्तनी शुद्ध है अगर, तब फिर वाक्य के क्रम को देखिए, है ना, कि कर्ता कहाँ पे है, क्रिया कहाँ पर लगी हुई है। और आप पढ़ोगे तो बहुत ग्रामेटिकल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगी कैसे किताबों में लिखा होता है, कैसे आप बोलते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ो, ऐसे कहाँ कोई बोलता है ऐसे अच्छे बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसे अच्छे बच्चे अब बहुत कम मिलते हैं, पहले ज्यादा हुआ करते थे, अब परसेंटेज कम हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हाथी दीर्घ काय पशु है, हाथी बृहद काय है, हाथी एक विशाल काय है, हाथी विशाल पशु है। विशाल पशु होगा। काय, काय मतलब शरीर, जिसका शरीर खूब बड़ा हो। और मैमल्स में इस समय प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। खैर उसका यहां मतलब नहीं है। अच्छा, मान लो कि कोई सेंटेंस यहां दिया जाए, एक बार एक ने हमसे पूछा था और बहुत बढ़िया लगा हमको, कि कोई सेंटेंस दिया जाए और साइंटिफिकली वो गलत हो। जैसे 4 सेंटेंस आपको दिए गए और उसमें से वो सही है सेंटेंस, लेकिन साइंटिफिकली गलत है। मेरी बात आप समझ रहे हो? जैसे हम सिंपल से बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को जल्दी ऐसे गलत पूछते ही नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं पूछते हैं। एक बार पेपर में गलती हो गई थी, जैसे कह दूं, मैं कह दूं कि रिवॉल्वर गड़बड़ हो गया है, रिवॉल्वर का आविष्कार लिखा जाएगा कि आविष्कार लिखा जाएगा? हाँ, आविष, यही सही है, आविष्कार। यहां पे मैं लिख दूं जेम्स वाट ने किया था,
और बाकी 3 सेंटेंस गलत थे, उसमें कुछ वर्तनी दोष था। ये सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस सही है ना, लेकिन साइंटिफिकली ये गलत है क्योंकि कोल्ट ने किया था, कोल्ट ही तो है। अब क्या आप टिक करोगे? इसको सही माना जाएगा क्योंकि ये हिंदी का पेपर है, ना कि जीएस का पेपर है। मैं ये कह रहा था वाक्य की शुद्धि। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसका आविष्कार, किसके द्वारा, और ये आविष्यकार है कि आविष्कार है। वर्तनी और वाक्य का संयोजन देखा, सही कर दिया। तो कभी इसमें मत पढ़ना, है ना, कि ये क्वेश्चन गलत है, अपना नुकसान आप कर लोगे। आप यही करना कि अगर हिंदी में ग्रामेटिकली कोई एरर इसमें नहीं है तो आप इसको सही करें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह पुष्प उसकी सुगंध से महक रहा है, यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है, यह पुष्प महक रहा है अपनी सुगंध से, यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से इसमें कोई भी सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन इन चारों में यह सही है। अब इसको भी मैं दुरुस्त करता हूं, यह पुष्प महक रहा है, बस यह पुष्प महक रहा है। पुष्प महकेगा तो अपनी ही सुगंध से महकेगा, लेकिन इन चारों में ये सही है। लेकिन सबसे सही क्या होगा, ये सेंटेंस ही नहीं सही है। यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, मैंने कहा ना, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन महक रहा है तो आपके शर्ट में लगी हुई सेंट से नहीं महकेगा, वो आपके शर्ट में लगे हुए डिओड्रेंट से नहीं महकेगा। आर्टिफिशियल पुष्प में भी उसी में डाला जाएगा ना, तब महकेगा। तो सुगंध तो उसी की हुई ना। अब बात समझ में आई? तो ये पुष्प महक रहा है, आर्टिफिशियल होगा तब भी ये पुष्प महक रहा है। सही तो ये होगा, लेकिन इन चारों में ये सही होगा। है? ये पुष्प इसकी भी नहीं, वो भी नहीं, इसकी सुगंध जैसा कुछ आएगा नहीं, ये पुष्प महक रहा है, बस इतना ही सेंटेंस होगा। यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है। यह पुष्प इसकी सुगंध से आप कह रहे हो महक रहा है, यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है। तो उस हिसाब से आपके मतलब है कि बी हो जाएगा, आप ये कह रहे हो। उसमें कॉल वाले नंबर, उसको फोन किए थे, पानी नहीं लाया, अखिलेश रहता है, उसमें कॉलिंग नंबर में, हाँ हाँ, मिलाते रहे जब तक ना उठे, फिर बताते हैं वहां के। तब इसमें आपके हिसाब से बी हो जाएगा। ये पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा, इसकी होता है, बिल्कुल सही रहे हो, कह रहे हो आप। यह पुष्प इसकी सुगंध, ये पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है, यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है, यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। सही तो होगा यह पुष्प महक रहा है, सही तो यही होगा। यह के साथ इसकी उसका क्या किया जाए, बी सही है। चलो खैर, ये जो सबसे सटीक है उसी पे रखो उसको। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। भारतीय शीर्षक भारतीय नारी निबंध अच्छा है, ये तो गलत है। निबंध अच्छा है, शीर्षक भारतीय नारी, ये गलत है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, कोई निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल सटीक है। भारतीय नारी नामक शीर्षक, नामक गलत लगा है वहां पे, नाम तो है ही है वो। पंडित जी ने कहा, शुद्ध ही बताना है कि शुभ कार्य में बाधाएं आती हैं। शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं, पंडित जी ने कहा। पंडित जी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आते हैं। पंडित जी ने कहा शुभ कार्य में कष्ट भी आते ही हैं, बाधा आती है। बाधा जैसे जो पहले वो लोग हवन ववन करने लगते थे तो तुरंत राक्षस लोग हा 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 आते थे, फिर उसमें कुछ मांस वांस का टुकड़ा डाल देते थे, ऐसे कुछ करते थे। तो वैसे ही हम लोग भी कुछ करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन इन बाधाओं पे ध्यान नहीं देता है कोई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊंगा, मैं आऊंगा सोमवार के दिन आपके गांव, मैं सोमवार को आपके गांव आऊंगा। दिन लगाने की जरूरत है, यहाँ पे ये दिन गलत है। मैं आऊंगा इस सेंटेंस का शब्द विन्यास ही गलत है।
मैं सोमवार को आपके गांव आऊंगा, मैं आपके गांव सोमवार को आऊंगा, ये सही है। मैं आपके, नहीं ये सही है, सी सही है, ये गलत है। मैं आपके गांव सोमवार को आऊंगा गलत है, मैं सोमवार को आपके गांव आऊंगा, ये सही है। एक क्लास इस पे किसी दिन ले लेंगे कि कौन सी चीजें पहले क्या लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा समझ में और आ जाएगा। तो सी सही है इसका। अरुण इस पे पड़ताल करो कि आपके इतने क्वेश्चन गलत क्यों हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। एक ही पूछा ही है इसमें, उन्नति, यही से तो सही है, उन्नति। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जहां से एक ही वर्तनी गलत दे देता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुसहरण, अनुसरण, 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 ये सब भी गलत हो गए हैं। तो ऐसे ही सवाल लगभग 10-12 है, तो आपकी सही फिर क्या हुई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सब देखिए एक ही शब्द पे बनाए गए हैं, ठीक है। समिति, अरे डी सही होगा, समिति नहीं होता है, समिति, समिति। एक शब्द होता है इति, इति माने क्या होता है, और एक होता है प्रारंभ के लिए क्या, अथ, था, ये प्रारंभ होता है किसी कार्य का, प्रारंभ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा, ऐसे में भी खूब कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा अपना बढ़िया जलवा दिखाते हैं, सुशील, ठीक है, डी, बाकी कोई भी नहीं है, लगने लगता है, गलत नहीं कह रहे हैं आप, लगने लगता है। इस बार का पेपर 300 नंबर का होगा आरओ का, और इन 300 नंबर के पेपर में आपको हिंदी 40 मिनट से 45 मिनट में कर डालनी है, और जो 15 से 20 मिनट आपका बचेगा उसको जीएस में झोंक देना है। झोंकना कैसे है, एक राउंड जीएस का 50-55 क्वेश्चन के आसपास आपका खत्म होगा। उन 50-55 क्वेश्चंस को करने के बाद में सेकेंड राउंड जो होता है उसमें समय कम पड़ने लगता है, तो इधर का जो 15-20 मिनट बचेगा उसको उसमें ले जाके थोड़ा अच्छे से सोचना है। तो 5 क्वेश्चन और लीड होगा, लेकिन आप ही ये काम नहीं करेंगे, ये काम बहुत सारे लोग करेंगे, तो आपको स्मार्टली ये काम करना है, ठीक है, क्योंकि सबके साथ ऐसे ही होगा। अब की बार आप कर सकते हैं, मिक्स नहीं होगा, 140 पहले रहेगा जीएस के, और उसके बाद हिंदी के 60 रहेंगे, मिक्स नहीं होगा। हम वो पेपर कराएंगे आपका, जो फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे वो फुल लेंथ टेस्ट हम ऐसे ही कराएंगे, पूरा एक ही कराएंगे, 200 क्वेश्चन का, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस 3 घंटे बैठ के वैसे ही कराएंगे। जो लास्ट के 11 टेस्ट हैं वो जब आप करेंगे तो रियल स्कोर आपका पता चलेगा, और उसको करने के बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, तब आप कमियां दूर करेंगे, है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सी सही है? पूरा तो है, कहीं कहीं ऐसे किताबों में लिखा मिलता है तकनीकी, सही नहीं है। अच्छा देखो, अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निक, हिंदी में कहते हैं तकनीक, जैसे लगता है एक ही जगह निकला है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, है ना। कौन सा वाक्य सर्व शुद्ध है, कक्षा में 20 बच्चा अवश्य होना चाहिए, कक्षा में 20 बच्चे अवश्य होने चाहिए, कक्षा में अवश्य 20 बच्चा होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए 20 बच्चे कक्षा में 20 बच्चे अवश्य होने चाहिए, है ना। बच्चा नहीं होगा, जब 20 हो गए तो बहुवचन हो गया, तो बच्चे हो गए, और कक्षा मतलब क्लास, है ना, और अवश्य होने चाहिए, ठीक है। मुस्कुराओ मत, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कौन सी कक्षा, वो मुझे पता है, आप ही से कह रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें स्कोर कम से कम 23-24 होना चाहिए था। एक क्वेश्चन में माफ कर सकता हूँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इसमें आपको करोगे तो 60 में तो 3 हो जाएंगे, तो आपका स्कोर 56 आ जाएगा, और हमारा मन है कि 58-59 आप करें कम से कम, ठीक है। तो आप लोग भी
अपना ऐसे ही सुधार करते रहें। और कोई भी समस्या होगी आप हमसे व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये ये प्रत्यक्ष था, ये अप्रत्यक्ष जगत एक है हमारे साथ, तो उसके लिए है। और आप लोग भी पढ़ते रहें, जो लखनऊ में है कभी भी सेंटर पे आके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।